हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं सुंदर एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं नाइन्थ साइंस चैप्टर नंबर 2। एनसीईआरटी से है। हम यहाँ पर केवल और केवल एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ बेसिक टर्म्स भी पढ़ा देते हैं। अभी नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ प्योर है या हमारे आसपास के पदार्थ प्योर है, शुद्ध है। चलिए तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अच्छे से। इस चैप्टर में इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे साथ इस वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो करते हैं बिना देरी के क्लास को स्टार्ट। इज मैटर अराउंड अस प्योर? हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या वो प्योर है? या हमारे आसपास के जो वातावरण है, जैसे नॉर्मली देख लें कि जो हम श्वास लेते हैं ऑक्सीजन, क्या वो प्योर है? क्या बहुत टाइम पहले और अब के वातावरण में परिवर्तन है? अब की जो हवा है क्या उसमें अशुद्धता है? क्या और भी पदार्थ जो है, घी है, क्या शुद्ध आ रहा है? देसी घी शुद्ध आ रहा है? क्या पानी का पीने का पानी वो अच्छा है? क्या वो इम्प्योर नहीं है? क्या वो पॉल्यूटेड नहीं है? ठीक है। क्या हम जो नमक खा रहे हैं वो शुद्ध है? क्या हम घी खा रहे हैं जो शुद्ध है? क्या हम दूध पी रहे हैं जो शुद्ध है? आखिर क्या है? शुद्ध नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कुछ। चलिए तो करते हैं स्टार्ट क्लास को। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल और जूस आदि शुद्ध है? ये हम कैसे पता करें? तो किसी भी पदार्थ को पता करने का एक तो उसका टेस्ट होता है, और ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। ठीक है, इसके इनके काफ़ी सारे टेस्टेज हैं, टेस्ट करने होते हैं। आपको पता है काफ़ी सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई है जहाँ पर नकली घी बनाते हुए लोग पकड़े गए हैं। हर एक ब्रांड का, कोई ऐसी ब्रांड नहीं छोड़ी जिन्होंने जो नकली घी बना बना के मार्केट में उन्होंने बेचा नहीं हो, और हम उसे बड़े चाव से खाते हैं हाइड्रोजनीकरण करके। मानी जो अपने पास ऑयल होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, उनको हाइड्रोजनीकरण करके क्या कर दिया जाता है, वनस्पति तेल होते हैं, हाइड्रोजनीकरण करके उसको घी में, माने सेचुरेटेड जो फैट है उसमें बदल दिया जाता है। ठीक है, और उन्हीं को हम अच्छे से खाते हैं, पता भी नहीं लगता है वो देशी है, मतलब वो शुद्ध है या अशुद्ध। देशी का मतलब है शुद्ध समझो। ठीक है, देसी, देसी नाम ही एक क्या है, शुद्ध। ठीक है, अब चले आगे। अब देखो, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द, ठीक है, खाने वाले जितने भी अपने जो डिब्बे होंगे उस पर क्या लिखा रहता है? शुद्ध है भाई साहब, प्योर शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। क्या वो शुद्ध होता है? नहीं, कह नहीं सकते कि वह 100% शुद्ध है। हो सकता है दुकान वाले ने किसी से लेकर हमें नकली चिपक दिया हो, ठीक है ना, नकली माल दे दिया हो। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न प्रकार के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। ठीक है ना, माने जो दूध होता है उसमें जल होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, आदि का मिश्रण होता है। लेकिन प्योर की बात करें, क्या प्योर दूध है? तो प्योर और इम्प्योर में पता लग जाता है, केमिकल से भी बना देते हैं, डिटर्जेंट से भी बनाते हैं आजकल, ठीक है ना, लोग, और बना के मार्केट में बेच देते हैं। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। किस प्रकृति के हैं? समान रासायनिक प्रकृति के हैं। ठीक है,
एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि। ठीक है। तो प्योर, प्योर का मतलब जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ये बोलते हैं, जबकि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसे बोलते हैं ऑक्सीजन और इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है। अब उदाहरण यहाँ पर लिया है कि भाई जल। ठीक है। जल का क्या होता है, H2O, मानी हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन का एक परमाणु, मिलकर जल का निर्माण करते हैं। और समुद्री जल की बात करें तो ये सैलाइन वाटर होता है। क्या होता है, सैलाइन, बहुत खारा होता है, पीने लायक नहीं होता है। और इसे हम कह सकते हैं मिनरल वाटर। एक होता है आसूत जल, अगर उसके अंदर, जल के अंदर से सारे मिनरल हटा लिए जाएं तो जो जल बचता है आसूत जल, या फिर उसे डिस्टल वाटर भी कहते हैं, डिस्टिल वाटर। ठीक है। जिसे डेस्टिलेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि उसको उबाल कर उससे भाप भाप ली जाती है, तो भाप जो उड़कर जाता है वो प्योर पानी होता है, उसमें किसी भी प्रकार का मिनरल्स वगैरह नहीं होता है। खनिज हो गया, मिट्टी हो गई, ये एक से ज्यादा पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, अकेले। आगे है मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है, अब जो देखो मिश्रण, मिश्रण बोले तो कंपाउंड बोल सकते हो, या फिर देखो H2O, यहाँ पर ये मिश्रण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। नमक, नमक जो है ये भी मिश्रण है, किसका, सोडियम का और क्लोरीन का। किसका है, सोडियम का और क्लोरीन का मिश्रण है। तो मिश्रण क्या है इसको हम सीखने वाले हैं। जब कोई पदार्थ बनता है तो उनका एक पर्टिकुलर या फिर फिक्स, कह सकते हो आप, फॉर्मूला रहता है, रेशियो रहता है। ठीक है। तभी वो बन पाता है। चले आगे। लीजिए, घुले हुए सोडियम क्लोराइड, देखो क्या बोल रहा है, अगर घुले हुए, अगर कोई जल के अंदर सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है, मानी जल के अंदर यदि हमने नमक डाल दिया, नमक ही तो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। डाल दिया तो वाष्पीकरण या आशवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। ठीक है? अगर हम क्या करें, जल के अंदर हमने 2-4 चम्मच क्या डाल दिया है, नमक डाल दिया, और हम उसे गर्म करें तो पानी पानी उड़ जाएगा, नमक उसमें रह जाएगा। ठीक है? क्योंकि नमक नहीं उड़ता, शुद्ध पानी ही वेपर वेपर बनता है। ठीक है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका बहुत इसका यौगिक समान रहता है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है, इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। मानी जो पेय पदार्थ होते हैं और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते, जैसे मिट्टी है तो उसमें काफी सारे लोहा तत्व भी होता है, उसमें कार्बन भी होता है, काफी सारे सिलिका भी होती है, काफी सारी चीजें होती है उसके अंदर। ठीक है ना। तो मिट्टी अकेला नहीं है, उसमें काफी सारे जिंक, मिनरल्स, काफी सारी चीजें होती हैं। अभिलाक्षणिक गुण समान नहीं होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। जो मिश्रण होता है उसमें एक से ज्यादा शुद्ध पदार्थ मिक्स कर दें तो मिश्रण बनता है। क्या बनता है, मिश्रण बनता है। अब आगे आ गया अपना मिश्रण के प्रकार। ठीक है। क्या आ गया भाई, मिश्रण के प्रकार, टाइप ऑफ कंपाउंड बोल सकते हो या एलिगेशन भी बोल सकते हो। ठीक है। मिश्रण, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। मिश्रण क्या है,
कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको, ये तो प्रैक्टिकल है, इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है ना, इसे अभी हम छोड़ते हैं, मिश्रण के प्रकार के बारे पे चलते हैं सीधा। ठीक है, क्रियाकलाप इसमें दे रखे हैं काफ़ी सारे, क्रियाकलाप से अभी हम बच रहे हैं। ठीक है, और सीधा हम चलते हैं। ठीक है, मिश्रण, ठीक है, आगे आ गया अपना विलयन क्या है। मिश्रण हो गया। मिश्रण कई प्रकार के शुद्ध पदार्थों से मिलकर जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थों से मिलकर जो कंपाउंड तैयार होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण। अब आगे आ गया विलयन। क्या आ गया, विलयन। विलयन क्या है, मानी वह पदार्थ जो किन्हीं पदार्थों को अपने में घुलने की परमिशन देता है या अपने में पूरी तरीके से घोल लेता है, विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, विलयन दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। माने नींबू जल होता है ना, माने नींबू का रस होता है, जल में अच्छे से घुल जाता है। ठीक है, माने वह पदार्थ जो जल में अच्छे से घुल जाए तो वो क्या होता है, विलयन होता है। ठीक है, इधर भी देखो सोडा जल, सोडा का मतलब है कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं इसे, है ना, जो कि दुकानों पे बनाया जाता है। ओके, ये भी पानी में अच्छे से घुल जाता है। प्राय हम एक विलयन को ऐसे पदार्थ के रूप में विचार करते हैं कि जिसमें ठोस द्रव या गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन या मिश्रण धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है ना, मानी मिश्रण के अंदर समांगिकता होती है। अब आगे आ गया मिश्रण में। अब मिश्रण में मिश्र धातुएं आ चुकी है अपने पास। क्या आ चुकी है, मिश्र धातु। ठीक है, एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के तत्वों को यदि दूसरे एक ही प्रकार के तत्वों से आपस में मिला दिया जाए तो बनने वाला कंपाउंड है वो मिश्रण कहलाता है। अब मिश्रण में भी अब धातु कौन सी आ गई, धातुओं का मिश्रण। माने लोहा ले लिया, तांबा ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो ये मिश्रण बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, मिश्रण। जिंक को कॉपर के साथ मिला दिया, ये भी मिश्रण बन गया, धातु मिश्रण कहलाता है, क्योंकि दोनों ही धातु है। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटक रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक, लगभग पीतल 30% और जिंक 70%, और कॉपर, पीतल और कॉपर 70% का मिश्रण है। मानी जो पीतल है ना, सॉरी, जो पीतल है, पीतल जो है जिंक और कॉपर का क्या है, मिश्रण, जिसमें जिंक 70% होता है, कॉपर, सॉरी, जिंक 30% और कॉपर कितना होता है, 70%। पिताजी, इसे याद करने का एक डायरेक्ट अपना फॉर्मूला है, पिताजी। क्या है, पिताजी, पिताजी। ठीक है, मानी जो पीतल बनेगा ना, तांबा और जिंक के मिश्रण से बनेगा। तांबा यहाँ 70% है, जिंक यहाँ 30% है। ठीक है, पिताजी जो बनता है इसे याद करने का तरीका है पिताजी, मान पीतल और जिंक। ठीक है, पीतल और कॉपर जो है, पीतल जो है जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। आगे लीजिए, किसी विलयन को दो भागों में, विलायक और विलयन में बांटा जाता है। मानी विलायक और विलयन, विलय 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 और विलायक।
विलायक मानी जो अपने में मिला लेता है विलायक कहलाता है, और विलय जो मिलता है जाकर विलायक में वो विलय कहलाता है। ठीक है, तो आगे लीजिए। मन जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। किसी भी विलयन को दो भागों में बांटा है, विलायक और विलय। एक तो विलायक होता है, एक विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्राय कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलय कहते हैं। मान लीजिए 5 लीटर तो आपने पानी ले लिया और 100 ml आपने कुछ ले लिया, मान लीजिए आप कॉपर सल्फेट लिख लीजिए, CuSO और कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो अगर आप इसमें डालोगे तो ये है विलय। क्या है? विलय। और ये विलायक है, विलायक। ठीक है, मानिए ये इसमें जाकर हम मिला देंगे। तो ज़्यादा मात्रा में जो होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलयन होता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है ना, माने विलायक की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा, और विलय की मात्रा होती है कम। ठीक है, क्या होती है? विलय की मात्रा कम होती है। आगे है उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन। अब चीनी तो यहाँ पर क्या है? विलय है, क्योंकि चीनी जाके मिलेगा। चीनी क्या है? विलय। चीनी कम मात्रा में लेंगे हम, चीनी क्या लेंगे? कम मात्रा में, और जल लेंगे ज्यादा मात्रा में। तो जल है चीनी तो विलय है। क्या है? विलय, विलय। और ये है विलायक, विलायक। ठीक है, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा होगी। मान लीजिए, आप समझ लीजिए कि 100 ग्राम चीनी और 1 लीटर पानी तो आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, चीनी आसानी से पानी में घुल जाएगी। परंतु यदि हम बात करें, किस चीज की बात करें, कि भाई साहब यहाँ हमने ले लिया ज्यादा। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा फोकस बढ़ाना पड़ेगा। अब ठीक दिख रहा है? थोड़ा सा फर्क पड़ा है, क्योंकि इसमें क्या थोड़ा सा दिक्कत हो रही है ना अभी। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा बढ़ गया है वैसे तो, है ना। चलिए आगे। ओके, तो अब मान लीजिए चीनी 1 किलो और 100 ग्राम जल ले लिया। क्या चीनी मिल जाएगा इसमें आके? नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में रह जाता है। सोडियम और अल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। माने सोडियम और अल्कोहल, सोडियम और अल्कोहल। अल्कोहल बोले तो शराब, अल्कोहल बोले तो शराब। सोडियम मानी होता है नमक के अंदर जो होता है सोडियम। ठीक है, इनका विलयन जिसे हम टिंचर आयोडीन कहते हैं, क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलय है। आयोडीन विलय मानिए कम मात्रा में होता है। आयोडीन आयोडीन क्या होता है? कम मात्रा में। और जो अल्कोहल होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, अल्कोहल किस मात्रा में होता है? ज़्यादा मात्रा में होता है, तब जाकर टिंचर आयोडीन तैयार किया जाता है। आगे क्या है? मानित वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड विलय है और जल विलायक है। मानी जल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, वो जो ज़्यादा मात्रा में हो विलायक कहलाता है। और कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, मानी CO2 क्या रहती है? कम मात्रा में। थोड़ी सी मात्रा में उसके अंदर मिला देते हैं तो उसमें स्वाद बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बढ़ जाता है? स्वाद बढ़ जाता है। आगे आ गया वायु गैस में वायु गैस में गैस का विलयन। यह मुख्यतः दो घटकों को ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78%। सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन 78%। ठीक है, नाइट्रोजन 78%, जबकि ऑक्सीजन है भाई साहब 21% ही ऑक्सीजन है।
और 1% जो बचे हैं इसमें काफ़ी सारे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, पता नहीं कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो वातावरण के अंदर है, बहुत माइनर है में, परंतु सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। ठीक है, मतलब जब हम श्वास लेते हैं तो अपने शरीर के अंदर नाइट्रोजन भी जाता है, ये नहीं कि अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही जा रहा है, नहीं, नाइट्रोजन भी जाएगा भाई। क्या जाएगा? नाइट्रोजन भी जाएगा, ये नहीं कि भाई ऑक्सीजन ही जाएगा, नाइट्रोजन भी अपने शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन भी अपने शरीर में जाता है। चलिए, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। अब है विलियन, आगे आ गया वायु। वायु, वायु का विलायक कहा जाता है। वायु को क्या कहा जाता है? विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। आगे आ गया विलयन के गुण। अब विलयन के क्या क्या गुण हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विलयन के गुण क्या क्या हैं? विलयन का मतलब विलय, विलय और विलायक मिल जाते हैं। ठीक है, या फिर जो विलायक होता है उसमें विलय मिला दें तो बनने वाला जो है वो विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन। माने एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में, विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, एक नैनोमीटर जिसे हम कहते हैं 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं, इसीलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते। मानी जो विलयन के कण हैं वो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। क्या होते हैं? ये व्यास के होते हैं, से छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जाते हैं। नहीं, दूसरा क्या है? अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा आकार होता है, इसलिए प्रकाश की किरण यदि उसमें से जाएगी तो उसे वो फैलाएगा नहीं, इधर उधर नहीं जाने देगा। ठीक है, फैलाता नहीं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, वो सीधा चला जाता है। ठीक है, छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलयन के कण नीचे नहीं बैठते हैं। तो पहला तो क्या है कि जो विलयन है एक समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण है। इसके जो कण होते हैं 1 नैनोमीटर से भी क्या होते हैं? छोटे, माने 10⁻⁹ मीटर से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, अगर इनको छाना जाए तो ये बिल्कुल छनते नहीं है। ठीक है, माने उसमें से निकल के नीचे चले जाते हैं, अगर कितनी ही महीन छलनी में लगा दो उसमें इकट्ठे नहीं होंगे ये। ठीक है, दूसरा बोले कि अगर इनको शांत रख दे तब भी तली में जाके नहीं जमते हैं, इतने छोटे होते हैं विलयन के कण। तो ये विलयन के क्या थे? गुण थे। विलयन के क्या थे? गुण। पहला गुण समांगी मिश्रण होता है, समांगी होता है। दूसरा, इसका जो व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। दूसरा, इसे छानने पर बिल्कुल निकल के चला जाता है। ठीक है, और शांत रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जमता ही नहीं है तली में। विलयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है कि उसमें कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेशन ऑफ एनी विलयन या एनी एलिमेंट कह सकते हैं आप, तत्व कह सकते हैं। मान लीजिए आपने NaCl, सोडियम माने NaCl लिया, 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच मिला दिया, तो उसमें उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? बहुत कम। और मान लीजिए आपने 1 लीटर में एक थैली मानी 1 किलो की थैली मिला दी NaCl मानी नमक की, फिर उसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन का मतलब है एक तरीके से उसकी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है, समझ ले, एक तो पतला और एक गाढ़ा। माने गाढ़ा कितना है, पतला कितना है।
पतला गाढ़ा का मतलब जैसे पानी है, पानी में चीनी मिलाते जाओ, बहुत ज़्यादा चीनी मिला दी तो गाढ़ा होता जाएगा। दैट मीन्स उसमें चीनी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, उसका घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। समझे ना? क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, उसकी सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी। यही है। आगे चलते हैं। अब वही है जो मैंने बोला है आपको कंसंट्रेशन के बारे में। किसी भी चीज़ को आप कंसंट्रेटेड तभी कहेंगे जब वह 100% शुद्ध है। 100% नहीं तो मान लीजिए पूरा 80%, वो 99% शुद्ध है, तब भी आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, मानिए क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घुली गई मात्राएं बराबर है। निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, लिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संतृप्त, मानी सैचुरेटेड विलयन कहते हैं। मानी निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मानी अगर कोई भी पदार्थ है, उसमें निश्चित ताप है, पर यदि विलयन में से विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहते हैं। अब देखो, हम जो लड्डू बनाते हैं उनके लिए चाशनी बनानी होती है चीनी की। अब ये थोड़ी है कि पानी लिया, पानी में चीनी डाली और उससे नॉर्मल घोल के चलो डाल दो बूंदी को, जिससे कि उसमें भर जाए, तो लड्डू बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, स्वाद में अच्छे भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? चीनी की चाशनी अच्छे से बनाई जाती है, उसे गर्म किया जाता है जिससे कि वह पानी के अंदर अच्छे से घुल सके। ठीक है, और जब हम उसे खाएं तो अच्छे लगे, फीके फीके नहीं लगे। ठीक है, तो आगे है, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। मानी एक विलय के अंदर विलयन की मात्रा यदि कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मानी यदि विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। कहने का मतलब विलयन तो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें अगर हम कोई पदार्थ डाल रहे हैं, विलय डाल रहे हैं, तो उसकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक सुई की नोक की तरह डाल दिए और चलो उसमें बहुत सारा हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक लिमिटेड होना चाहिए, तभी वो उसके अंदर बनेगा, तभी वो क्या कहलाएगा? अगर उसकी मात्रा पूरी नहीं है तो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक विलय पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। बिल्कुल, यह नहीं है कि किसी भी पदार्थ को हम नॉर्मल तरीके से घोल लें, वो उसके अंदर पूरी तरीके से विलय हो जाएगा, नहीं। डिपेंड करता है कि वह पदार्थ कैसा है। चीनी की चाशनी बनने में समय लगता है, यह नहीं घोला 2 मिनट गर्म किया चीनी की चाशनी तैयार हो गई, ऐसा नहीं है। उसमें 1-2 घंटा लगता है उसे बनाने में। ठीक है, पूरे प्रोसेस को। घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अगर कोई भी पदार्थ घुला हुआ है तो उसमें कितने परसेंट है वो उसकी सांद्रता कहलाता है। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। मानी विलयन पदार्थ का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान।
ठीक है ना। अगर हम दो चीज़ों को मिला रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़ सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, जैसे मान लीजिए सॉलिड का मतलब है, आप समझ लीजिए लोहा है, पीतल है, सॉरी कॉपर और जिंक मान लीजिए, ठीक है। तो कॉपर और जिंक दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड है, वो ऐसे तो मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो उनको क्या करेंगे, उनकी एक निश्चित प्रतिशत मात्रा लेंगे और उनको बहुत टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, तब जाकर वो आपस में मिक्स होंगे, ठीक है। और तब उनकी एक सॉलिड धातु बन पाएगी, जिसे हम पीतल कहते हैं, ब्रास, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। चलिए भाई सीखते हैं। और अब दूसरा आ गया विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का आयतन, ठीक है। अब एक और आ गया द्रव्यमान विलयन के आयतन का प्रतिशत, ठीक है। मानिए नीचे तो आयतन रहेगा और उसमें कितना आपने कितने ग्राम उसमें पदार्थ डाला है उसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे। तो दो तो ये हो गए, एक और अपना टोटल इसमें 3 लिए गए हैं ना, 3 लिए गए हैं। अब देखो ये किए रहा ना, ऊपर आ गया अपना, ये रहा ना, विलयन के आयतन और आयतन प्रतिशत, ठीक है। विलयन का आयतन, विलय का आयतन और विलयन का आयतन, ठीक है ना। विलय का आयतन और विलयन का आयतन 3 तरीके से हम इसको ले सकते हैं। कितने तरीके से ले सकते हैं, 3 तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से ले सकते हैं इसे हम, 3 तरीके से ले सकते हैं। ओके, चीजें समझ में आ रही है सही से। आगे आगे देखो, एक विलयन के 220 ग्राम विलायक में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो विलयन की सांद्रता परिकलित कीजिए, ठीक है। अब इसकी सांद्रता निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। सांद्रता देखो, मैंने क्या बोला था कि ये भी क्या है, आपका सॉलिड है, ग्राम में है तो सॉलिड ही है, ये भी ग्राम में है तो ये भी सॉलिड ही है। ज्यादा मात्रा में जो होता है वो होता है आपका विलायक, क्या होता है, विलायक। कम मात्रा में होता है विलय, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस दोनों की टोटल प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। दोनों को जोड़ो, मानी ये जो प्रतिशत हम निकालेंगे, क्या सांद्रता जो निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन सांद्रता है इनकी, प्रतिशत में निकलेगी सांद्रता, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ग्राम में आएगा इसका द्रव्यमान, ठीक है। क्या आएगा, द्रव्यमान। अब कितना पदार्थ बनता है दोनों मिला के, तो ये बन जाएगा 220, तो ये और 40 ग्राम ये। किसकी पूछ रहा है, नमक की सांद्रता पूछ रहा है कि नमक की कितनी, माने एक विलायक में 220 ग्राम विलायक जल है, ये जल है, और नमक कितना है 40 ग्राम, तो विलायक ये टोटल ये हो जाएगा इसका, और 40 यहाँ ले लेंगे क्योंकि नमक का, और यहाँ लगा देंगे प्रतिशत का, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 40 बटे में कितना हो जाएगा आपका, इनको जोड़ो, काटेंगे, ठीक है। गुना भी है 100, ये कटेगा कितनी बार, 9 बार, और 9 से इसे काटेंगे, 9 एकम 9, और फिर एक बचेगा 0, 9 एकम 9 पॉइंट 1/9%, ठीक है। मानी 11 से ही 1/9% अपना बनेगा, ठीक है ना। आगे भी देखते हैं कि क्या हमने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो ये देखिए अपना, ये टोटल जो है पूरा ले लेंगे हम, है ना। और उसमें क्या पदार्थ मिला रहे हैं हम, तो किसकी पूछा था, नमक की पूछा था, तो नमक की सांद्रता अपने पास कितनी रहेगी, 1.99, 1.1%, मान 11.1% रहेगी नमक की सांद्रता। अभी हमसे मान लीजिए पूछ ले तो जल की सांद्रता कितनी है, तो 98, सॉरी 89, 11 कम कर लो 89। ऐसी कंडीशन में 360 यहाँ रहता और 320 ऊपर रहता, ठीक है ना। अगर हमसे पूछ लेता किसकी, अब निलंबन क्या है,
निलंबन क्या है? ठीक है, निलंबन, निलंबन, निलंबन क्या है? मानी क्रियाकलाप में समूह स के द्वारा पाया गया है कि विषमांगी घोल, एक घोल दो प्रकार के होते हैं, समांगी और एक होता है विषमांगी घोल, जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। मानी विषमांगी, विषमांगी घोल जो ठोस, कौन सा है? ठोस, ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। देख, जैसे अगर नमक जो है ठोस है और पानी क्या है? द्रव है, तो नमक अगर पानी में घुल जाता है तो जो विलयन बनता है वो है निलंबन, जो प्रोसेस हुआ निलंबन है। क्या है? निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण कण घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ठीक है, मानी जो विलय है ना भाई साहब, ये क्या बोलता है? जो निलंबन है, इसके अंदर जो कण लिए जाते हैं किसी भी पदार्थ के, जो कि किसी सॉल्यूशन में मिलाए जाते हैं, वो उसमें घुलते नहीं हैं, वो उसमें बने रहते हैं, माध्यम समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे जल में हमने क्या मन मिला दिया, समझो जल के अंदर में हमने आ, मिला दिया, क्या? मिट्टी मिला दी, समझ लीजिए। तो जल के अंदर मिट्टी के जो बारीक कण हैं या किसी भी पाउडर के कण हैं, वो आसानी से दिखाई देते हैं। ठीक है, माने निलंबन के गुणधर्म क्या है? निलंबन के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मानी समांगी मिश्रण होता तो मतलब अच्छे से मिल जाता। समांगी मिश्रण का मतलब है कि जैसे पानी है, पानी के अंदर हमने चीनी मिला दी तो कहीं दिखाई नहीं देगी वो, तो वो समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है क्या है? जिसमें जैसे हमने मान लीजिए पानी लिया और पानी में डाल दिया पाउडर, वो अपने मुंह के लगाने का होता है ना, ऐसे गर्मियों के अंदर लगाने का, तो वो पाउडर मान लीजिए हमने लिया और पानी में मिला दिया। आप कितनी ही कोशिश कर लो, उसको आप खुली आंखों से उसमें उसके कण देख पाओगे। क्या देख पाओगे? उसके बारीक बारीक कण देख पाओगे, क्योंकि वो उसे किसी भी कंडीशन में नहीं घुलाता। अगर उसको थोड़ी देर आप रख दोगे तो नीचे बैठ जाएगा। क्या बैठ जाएगा? नीचे। ठीक है, चीनी क्या बोल देते हैं, मिट्टी, मिट्टी मान मान लीजिए, थोड़ी सी मिट्टी लीजिए और पानी में मिला दीजिए और उसको अच्छे से घोल दीजिए। कुछ टाइम तक उसमें वो घूमता रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे साइलेंट रख दीजिए, वो नीचे बैठ जाएगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ऐसे पदार्थ जो कि किसी विलायक के अंदर मिलते नहीं है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जबकि उसके अंदर आंखों से नहीं, समांगी मिश्रण के अंदर, क्योंकि 1 नैनोमीटर के माने 10⁻⁹ मीटर के बराबर से भी छोटे कण थे, जो कि आंखों से तो दिखाई नहीं देते थे। वो था समांगी मिश्रण। ये है विषमांगी मिश्रण, आंखों से देख सकते हो आप। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ये निलंबित किरण जो है प्रकाश की किरण को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। वहां पर प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते थे समांगी मिश्रण के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं देते थे, इसीलिए इसे इसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है। क्या होता है? इसका मार्ग दृष्टिगोचर होता है, मानी दिखाई देता है। आगे आ गया, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। क्या हो जाता है भाई? रुक जाता है। कहने का मतलब है कि भाई इसके अगर हमने इस जल के अंदर मिट्टी मिला दी तो जब तक रहेगा तब तक रहे, उसके अंदर घोल देंगे तब तक तो रहे, दिखाई देगा। प्रकाश गुजारेंगे तो प्रकाश भी छितरा जाएगा, उसका मार्ग दिखेगा अच्छे से। ठीक है, शांत रख दें तो नीचे बैठ जाएगा, तब वो खत्म।
ठीक है ना। फिर वापस से घोलो, फिर बनेगा। आगे है कोलाइडी विलयन। अभी जो हमने पढ़ा था वो था निलंबन। क्या पढ़ा था? निलंबन। अब आ गया अपने पास कोलाइडी विलयन। क्या आ गया है? कोलाइडी विलयन आ गया है। पहले क्या था अपने पास? केवल निलंबन था। क्या था? निलंबन, है ना। निलंबन चीज समझ में आ गई। विषमांगी मिश्रण होता है, आपस में कभी नहीं घुलता है, दिखाई देते हैं उसके बारीक कण, छानने पर छन भी जाते हैं और साइलेंट करने पर नीचे बैठ भी जाते हैं। अगर उसके अंदर से जब घुले रहेंगे तो प्रकाश के का मार्ग आसानी से दिखाई देगा। आगे आ गया कोलाइडी विलियन। कोलाइडल विलियन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा हम करते हैं चर्ची, है ना। कोलाइडी विलियन के बारे में भी। क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइड विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से यानी होते हैं। यानी कोलाइड विलयन में जो कोलाइड जो विलयन है उसमें विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं उसके कण जो है। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? समांगी प्रतीत होता है। लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है। विलयन मानी इसके अंदर जो कण होता है ना, निलंबन से थोड़े से छोटे कण होते हैं कोलाइडी विलयन में, दिखाई तो नहीं देते, परंतु जो मिश्रण होता है विषमांगी होता है। कुछ देर इसको रखा जाए, घंटे 2 घंटे, तो ये नीचे बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। मिश्रण, लेकिन वास्तविकता में विलयन क्या होता है? मिश्रण जो विषमांगी मिश्रण है, जैसे कि दूध, जैसे कि क्या है? दूध। दूध में कितनी ही कोशिश कर लो उसके अंदर से मक्खन आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है। अगर आपने उसमें जैसे सफेद सफेद पार्ट है, वो बिल्कुल सफेद दिख रहा है उसमें, अगर आपने 2 बूंद उसमें क्या डाल दिया, 2-4 बूंद नींबू की डाल दी, तो पानी अलग हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा। है ना कमाल की बात? है नहीं है? आगे कोलाइडी विलयन। कोलाइड इसके सामान्य उदाहरण है। इसके कोलाइड के सामान्य उदाहरण, ठीक है। जो कोलाइड है उसके कौन कौन से सामान्य उदाहरण हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत हम करते हैं चर्चा। क्या कर लेते हैं भाई साहब? चर्चा कर लेते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो पहला है द्रव अवस्था। द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था, माने द्रव ले लेते हैं। द्रव में निम्नलिखित परिक्षेपण माध्यम, माने द्रव, गैस, एरोसोल इसका प्रकार है। एरोसोल माने द्रव और गैस का जो मिश्रण है उसे एरोसोल कहते हैं। अब ये द्रव और गैस का जो मिश्रण होता है वो कोहरा होता है, बादल होता है, कुहासा होता है। अभी सर्दियों के मौसम चल रहा है, सुबह सुबह क्या पड़ती है? धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है। क्या है वो? एरोसोल। क्या है? एरोसोल। कोलाइडली है, गैस होती है और गैस में पानी की मात्रा होती है। ठीक है। क्या है? गैस में पानी की मात्रा होती है, कोहरा कहते हैं इसे। बादल, गैस के अंदर पानी की मात्रा ऊपर उठ जाता है, बादल ही होते हैं, पानी होता है उसमें। कुहासा क्या होता है? कुहासा मानी गैस के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो धुआं होती है उसकी मात्रा। धुआं अंतिम समय में बैठती नीचे ही है, लेकिन जब चूल्हे से उठती है तो हल्की होती है तो ऊपर उठ जाती है। शाम के टाइम जब गांव के अंदर बहुत सभी लोग रोटियां बनाने लगते हैं, तो वहाँ पे गांव के अंदर तो आपको पता ही है, हम भी गांव से ही हैं, तो ये क्या बोलते हैं अ, जो खाना पकाते हैं तो वहाँ हम ईंधन जो उपयोग लेते हैं वो लकड़ियाँ लेते हैं, करंडे लेते हैं। करंडे बोले तो उपले, ठीक है ना, ये उपले बोल सकते हैं, या फिर हमारे तो उसे बोलते हैं छाना। क्या बोलते हैं राजस्थानी भाषा में? छाना। ठीक है, छाना थापना।
ओके, तो उसके जो गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, तो उनसे छाना थाप लेते हैं और फिर उनको चूल्हे में जलाते हैं, और चूल्हे में जलाते हैं फिर क्या बन जाता है, उससे रोटियां सेक लेते हैं। ठीक है, गाँव में ऐसा ही होता है भाई, गाँव में ऐसा ही होता है, ऐसा ही चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये सुबह सुबह शाम को धुआं बहुत उठती है, तो ये किसका है, कुहासा का, है ना। इसका एग्जाम्पल है कुहासा का। सुबह सुबह सर्दियों के मौसम के अंदर धुंध पड़ती है, बहुत सारी, कुछ दिखाई नहीं देता, काफ़ी सारी गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो इसी के कारण होते हैं, क्योंकि वायु के अंदर, मानी गैस के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। आगे है ठोस और गैस। अगर ठोस के अंदर क्या हो जाए, गैस मिला दी जाए, इसे भी एरोसोल ही कहेंगे, ये धुआं हो गई। ठीक है, माने ठोस, उसके अंदर जो बारीक बारीक कण होते हैं, धुआं के बारीक बारीक कण होते हैं, वो ठोस ही होते हैं। उसके अंदर गैस मिल गए तो एरोसोल बन गया, धुआं। स्वचालित वाहन का निस्तारण, जो एग्जॉस्ट होता है, स्वचालित जो वाहन होते हैं उसमें से धुआं फेंकता है, और अंतिम रूप से जमीन में जाके बैठता ही है, लेकिन ठोस होते हैं वो। गैस में मिल जाते हैं तो उड़ते हैं थोड़ी देर फिर बैठ जाते हैं। गैस और द्रव, गैस, गैस और द्रव का जिसे हम फॉर्म कहते हैं, सेविंग क्रीम। ठीक है, सेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम गैस होती है, और उसमें क्या मिला देते हैं, द्रव, मानी कुछ केमिकल मिला देते हैं, द्रव, तो क्या बना देती है, शेविंग क्रीम बन जाती है। शेविंग क्रीम होती है और अपने दाढ़ी बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है ना। आगे हो गया द्रव और द्रव, इमल्सन। द्रव और द्रव क्या बनाता है, इमल्सन। इमल्सन मानी दूध, फेस क्रीम। दूध और जो फेस क्रीम होता है इमल्सन का उदाहरण है। किसका उदाहरण, इमल्सन का। ये द्रव और द्रव है। ठोस और द्रव, ठोस और द्रव, सोल बनता है। ठोस और द्रव को क्या बोलते हैं, सोल। ये मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, और कीचड़, माने ठोस और द्रव, ठोस और द्रव। ठोस माने पानी, और पानी के अंदर मान लीजिए मिट्टी के कण हैं, या फिर गंदगी के कण हैं जो घरों से निकली हुई होती है, तो कीचड़ बना देता है, गंदगी बना देता है। या फिर मिट्टी, वहाँ पे काली मिट्टी है तो वो कीचड़ बना देती है, उसमें से बार बार कोई आ जा रहा है, गाड़ियाँ निकाल रहा है, तो वहाँ कीचड़ बन जाता है। इसे सॉल्व कहते हैं। आगे आ गया गैस और ठोस। गैस और ठोस, ठीक है। गैस और ठोस भी क्या है, फॉर्म ही है, इधर भी फॉर्म ही था। ये फॉर्म हो गया, रबर हो गया, स्पंज हो गया, प्यूमिस हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, प्यूमिस हो गया। फॉर्म आगे हो गया द्रव और ठोस। द्रव और ठोस को जेल बोलते हैं। ठीक है, जेल, जेली, पनीर और मक्खन, माने इसमें द्रव भी होता है, ठोस भी होता है, तो ये इसी के उदाहरण है। ठोस और ठोस, जिसे ठोस सॉल्व कहते हैं। रंगीन रत्न पत्र, दूध या कांच, रंगीन रत्न पत्र और दूध या कांच, ये सब कोलाइडल्स के क्या है, सामान्य उदाहरण है। क्या है भाई, सामान्य उदाहरण है। नॉर्मल, यहाँ पर ये देखो, नॉर्मल क्या है, जब सर्दियों के दिन होते हैं, तब सूर्य से अगर जंगल के अंदर कोई किरण गुजरती है, तो क्योंकि हवा के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो उसका जो किरण का रास्ता है, प्रकाश का रास्ता आसानी से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये होता है। कोलाइडल के गुणधर्म क्या है, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं भाई, कि इसके गुणधर्म क्या क्या है। ठीक है, कोलाइडल के गुणधर्म क्या है। ये जो प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या पर कहलाता है, टिंडल प्रभाव। यदि गैस के अंदर, यदि गैस के अंदर धूल के कण बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, और कहीं से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश का बिल्कुल जो वेव है, अच्छे से उसका रास्ता दिखाई देता है, इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल क्या है, इसके गुणधर्म में विषमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण नहीं है, मानी कभी मिलते नहीं है, ये अलग हो जाते हैं। कोलाइडल के कण का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते। ठीक है, बस आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन ये समांगी मिश्रण से तो बहुत बड़े होते हैं, उससे बड़े होते हैं, और विषमांगी से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है ना, निलंबन से थोड़े छोटे होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की जो किरण है उसको फैला देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको
फैला देते हैं और प्रकाश का जो मार्ग है आसानी से दिखाई दे जाता है। क्या कर जाता है भाई? दिखाई दे जाता है। आगे आ गए अपने पास, आगे है, मानी जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक मानी क्रियाकलाप द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। जो कोलाइडल विलयन है किससे बनता है भाई? ये बनता है आपका कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्जिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम ठोस द्रव गैस की अवस्था और प्रक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इसमें कुछ प्रश्न पूछे हैं। उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। उदाहरण के साथ समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या क्या अंतर है वो बताना है। विलियन निलंबन और कोलाइडल एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है इनके बारे में बताना है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, तो इस तापमान पर इसकी सांद्रता क्या है? तो सांद्रता हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि 36 ग्राम ये है सोडियम क्लोराइड और ये जल है, तो सांद्रता मानी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 136 जोड़ लेंगे उनको, और हम किसकी? सोडियम क्लोराइड की पूछ रहे हैं, तो इसको हम किससे गुणा कर लेंगे? 100 से। 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 6 और 8, फिर 2 से काटेंगे 34 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा। अब नहीं कट रहा है, ठीक है, तो इसे 900 हो जाएगा। 900 बटे में 34, तो 34 तो ज़्यादा हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 34 102, तो 34 दूनी का ही जाएगा 2 बार, ठीक है। 34 दूनी का 68, बचेगा कितना? 32 बच जाएगा। 32 के आगे 0 उतार लेंगे, तो लगभग ये देखो 40 भी 9 बार और चला जाएगा, तो ये समथिंग माने 29 पॉइंट समथिंग इसकी कंसंट्रेशन रहेगी प्रतिशत के अंदर, ठीक है। तो आसानी से इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये जो चैप्टर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का जो टॉपिक है कक्षा 10 के अंदर भी है। ये निलंबन विलयन का ये कक्षा 10 में नहीं है, ध्यान रहे। तो पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया था। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकें, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़, बहाव, घनत्व, द्रवणांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक गुण कहा जाता है। किनको? ठोस, ठोस है कोई चीज, मन दिखाई देता है ठोस अच्छे से, ठीक है। रंग है तो दिखाई देता है, बहता हुआ दृढ़ता दिखाई देती है, बहता हुआ दिखाई देता है, घनत्व भी गाढ़ा है
द्रवणांक कितने डिग्री पर वो जम जाता है, क्वथनांक कितने डिग्री पर उबल जाता है, इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौतिक गुण। अवस्थाओं का अंत रूप, अवस्थाओं का अंत रूपण, अंत रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थ के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं। मानिए उसके, जैसे अगर चीनी है, चीनी को बहुत कम पानी की मात्रा में यदि उसमें मिला दे तो चीनी के अंदर का जो गुण है ना वो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, मीठा है तो मीठा ही लगेगा, ये नहीं कि पानी में डाल देंगे तो कड़ा लगेगा, ऐसा नहीं है। उसका जो रासायनिक गुण है वो परिवर्तित नहीं होता, भौतिक गुण परिवर्तित हो जाता है। पहले ठोस था, अब पानी में बदल गया। किसमें बदल गया? द्रव में बदल गया। बस ये फर्क पड़ा है, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं, ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप में समान होते हैं। मानी जो रासायनिक रूप है, उनका जो मिठास है, उनका जो कड़वापन है, मान लीजिए कोई चीज कड़ी है तो कड़ी ही रहेगी, यह नहीं है कि पानी में मिला दिए तो मीठी हो जाएगी, है ना। वो उसका रासायनिक गुणधर्म है। भौतिक गुणधर्म है कि उसकी स्टेट में चेंज हुआ, सॉलिड था लिक्विड बन गया, लिक्विड है तो सॉलिड बना लो ना। बर्फ, बर्फ खा लो, पानी खा लो, भाप तो खैर गर्म होता है, खा नहीं सकते ना मतलब पी पी लो, तो उसमें कोई ये नहीं बर्फ खा रहे हो तो कोई अलग स्वाद आएगा, लो बर्फ आ गया। अब ये नहीं कि अपने जो आइसक्रीम खा रहे हैं उसमें अलग से फ्लेवर डाले जाते हैं। ठीक, जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म में भिन्न है। बिल्कुल, जल के रासायनिक गुणधर्म अलग है, तेल के गुणधर्म अलग है। गंध, इनकी गंध और ज्वलनशीलता में भी अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, तेल जो है हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके, दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है, परिवर्तन लाता है। रासायनिक जो संगठन है, स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन ले आएगा। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। जैसे मान लीजिए तेल है, तेल जल जाएगा तो उसका स्वाद बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? उसका स्वाद बदल जाएगा। तो उसके रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है जलने पर, क्योंकि उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी परिवर्तन हुआ है जलने पर। तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। जो रासायनिक परिवर्तन है उसे रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। आगे लीजिए, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल, मोमबत्ती का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है, और मोमबत्ती का अपने आकार से मोम का पिघलकर दूसरे आकार में परिवर्तित होना, ये उसका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन जो मोम है वह जलता है, जल के उड़ जाता है और कुछ मात्रा में नीचे बच जाता है। तो जो उसको जलकर उड़ा वह उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसके स्टेट में चेंज हुआ। पहले एक सिलेंडर टाइप थी, अब नीचे पिघल कर नीचे आ गई। तो उसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती में रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती के जलने को क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और मोमबत्ती के पिघलने को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। समझे? समझे नहीं समझे बबुआ? है चलो आगे। अब कुछ प्रश्न है। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। पेड़ों को कटना, पेड़ों का कटना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना,
मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। आल बारी में जंग लगना, ये इसका रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। जल का उबलकर वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। वापस मिल जाएंगे, वही बन जाएगा। ठीक है। जल में साधारण नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है। फलों से सलाद बनाना भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि लकड़ी और कागज जल गया तो वापस लकड़ी नहीं बनाई जा सकती। ठीक है ना। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न कीजिए। अब आ गया पदार्थ, शुद्ध पदार्थों के क्या ये प्रकार। शुद्ध पदार्थों के आ गया है अपने पास प्रकार। क्या प्रकार है? शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है? मानी पदार्थ को उनके रासायनिक पदार्थ को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्वों का मतलब सबसे जो शुद्ध पदार्थ होता है उसे तत्व कहते हैं। और यौगिक, तत्वों से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। काहे का निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। कब होता है? जब तत्व दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने की जो प्रक्रिया है, मिलने के बाद जो पदार्थ बनता है, दैट इज कॉल्ड यौगिक, कंपाउंड। और इसे कहते हैं हम एलिमेंट, तत्व, जो कि एक शुद्ध रूप में होता है, में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे अपने पास आ गया है तत्व। तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। और ये काफी सारे होते हैं। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट। ठीक है। अब काफी सारे तत्व हो गए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर। ठीक है। सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, फेरस, मोस्ट ऑफ 118 तत्व हैं। सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं? 118। कितने तत्व हैं? 118 तत्व सारणी के अंदर है। ये सारे के सारे शुद्ध हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जल एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक। अब मैं क्या करता हूँ भाई, बैटरी बदल लेता हूँ, नहीं तो हो सकता है बदल लिया है मैंने बैटरी को। चलिए, बैटरी को बदल लिया है। अब चलते हैं आगे। आगे है रॉबर्ट बॉयल, पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया, तत्व शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट था भाई साहब, वो चलने वाला लोहे का नहीं था रॉबर्ट। आदमी का ही नाम है। अंग्रेज जो लोग होते हैं वो अपने नाम रॉबर्ट, थॉमस, अल्वा, एडिशन, फेडिशन, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंस लवाइजियर, लवाइजियर, ठीक है, नाम क्या है? फ्रांस का एक वैज्ञानिक था, रसायन यज्ञ था, मानी नाम था एंटोनी लॉरेंट लवाइजियर। सन 1763 उसका जन्म हुआ था, सॉरी 1773 में, और मर गया था भाई साहब 1794 के अंदर। ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। प्रयोग द्वारा क्या किया?
प्रतिपादित किया। उसने अपने उसने अपने उसने अपने अनुसार उसने अपने उसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा सामान्य सरल सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। सामान्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तत्वों को सामान्यतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या चक्कर पड़ गया भाई? ये तो भाई जाम ही हो गया। कुछ मक्खी वक्खी बैठी है कि इस पे कहीं पे? नहीं बैठी है। अरे ये रही ना, पक पक, यहाँ से चल ही नहीं था। तभी मैं सोचा भाई क्या हो गया भाई इसमें। हम्म? मक्खी आ जाती है भाई यहाँ पे, है ना। चलिए आगे, तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु माने मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल में क्या किया गया है? बदला गया है। ठीक है ना, माने इसको बांटा गया है। धातु प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करता है। चलिए कौन कौन से इसके गुणधर्म हैं उनको प्रदर्शित करेगा नहीं करेगा देखते हैं। क्या कलश है, देखते हैं भाई क्या कलश है अपना। चलिए अपने पास है, मानी ये चमकीली होती है। धातु क्या होती है? चमकीली होती है। ठीक है, धातु का पहला रासायनिक गुणधर्म है क्या है? मान धातु का गुणधर्म क्या है? चमकीली होती है। ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ताप तथा विद्युत की क्या होती है? सुचालक। ये तन्य होती है। क्या होती है? तन्य, डक्टाइल। इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, तन्य खींच सकते हैं, लंबा बताया जा सकता है कूट पीट करके। ठीक है, ये आघात वर्ध्य होती है। मानी ये इनको कितना भी पीटा जाए सब सहन कर लेगी। इनको कितना भी पीटा जाए क्या कर लेगी? सहन कर लेगी। माने आघातों को सहन कर सकती है। आघात, हथौड़े से मारो भले, कोई दिक्कत नहीं। माने इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रति प्रति ध्वनिपूर्ण होती है। माने अगर इनको कूटा पीटा जाए तो ध्वनि निकलती है। क्या की निकलती है? इनको बहुत कूटा पीटा जाए तो ध्वनि उत्पन्न होती है टन टन की। ठीक है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण है। पारा धातु होते हुए भी क्या है भाई साहब? लिक्विड है। क्या है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, पारा धातु है, करंट भी बहता है, चमकीला भी है, फिर भी क्या होता है भाई? ये क्या होता है फिर भी? बताओ बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ। ये होता है मेरे भाई, क्या कह सकते हैं इसे? मानिए द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, अब देखो सोना जो होता है सबसे कम क्रियाशील पदार्थ, सोना सबसे कम क्रियाशील मेटल है, क्रिया करता ही नहीं है भाई साहब। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। ए, इससे कम क्रियाशील कौन है? सोडियम। ठीक है, इससे कम क्रियाशील कौन है? सबसे कम कौन है? सोना। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में भाई साहब, सोना। अगर कहीं से भी मिलेगा ना तो स्वतंत्र अवस्था, मतलब मिट्टी में मिला हुआ मिल जाएगा आपको। मिट्टी को अलग करो, नॉर्मल तरीके से अलग कर सकते हो, इसके कण अच्छे से दिखाई दे जाएंगे। जबकि बाकी जो चांदी वगैरह है इनमें और चीजें भी मिक्स रहती है, इनको प्योर किया जाता है, उनको हटाया जाता है। ठीक है, जबकि सोना स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। अब आगे आ गई भाई अधातुएं। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्राय कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती है। ये क्या होती है भाई? ये विभिन्न रंगों की होती है।
जो अधातु होती है ये विभिन्न रंगों की होती है, एक कोई पर्टिकुलर इनका कलर नहीं है, ये अलग अलग कलर्स की होती है। क्या होती है? अलग अलग कलरों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है, माने ताप और विद्युत की कुचालक। न तो इनमें से ताप बहता है, जैसे लोहे को एक तरफ से गर्म करते हैं इधर से, तो इधर भी वो क्या हो जाता है, गरम गरम फील होता है। और वो तातो लाग रही है भाई, है ना क्या लग रहा है? जैसे चूल्हे के अंदर एक क्या दे दो, इधर से छड़को दे दो, इधर से पकड़ोगे तो भी वो थोड़ी देर बाद में क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो ताप है चलता है लोहे में, जबकि प्लास्टिक में नहीं चलता, लकड़ी में नहीं चलता, इधर से लकड़ी को लगाओ और इधर से गर्म हो जाए, ऐसा नहीं है। होता है बहुत कम, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है लोहे के अंदर। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें करंट प्रवाहित नहीं होता है, नॉन मेटल में करंट प्रवाहित नहीं होता है, उचालक होते हैं। इसीलिए तो जो रबर के जूते बनाए जाते हैं, ठीक है, रबर के जूते दस्ताने बनाए जाते हैं, जिससे कि जो विद्युत वाले लोग होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, वो उनको पहनते हैं और अपना कार्य करते हैं, अपना क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आगे है, ये चमकीली और ध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होती, ये चमकीली कतई नहीं होती, कोई सी चीज चमकती, आयोडीन है जो चमकता है, अधातु है आयोडीन, धातु नहीं है, लेकिन चमकता है। क्या कहता है वो, चमकता है। ठीक है ना, क्या है वो, चमकता है। क्या करता है भाई, चमकता है। ठीक है ना, ये क्या है, चमकीली नहीं होती आयोडीन को छोड़कर, ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, और अगर इसके चोट मार देते तो बिखर जाती है, भंगूर है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड। क्या कहते हैं उन्हें, मेटलॉइड, या सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है ना, मेटलॉइड कहते हैं। मानी जो कुछ धातु होते हैं उपधातु, जिसे मेटलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटलॉइड। वो तत्व और मानी मेटल और नॉन मेटल के गुण को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल के जो गुण हैं उन्हें क्या करते हैं, वो प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम मेटलॉइड कहते हैं, जिन्हें उपधातु यानी मेटलॉइड कहा जाता है। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये मेटलॉइड होते हैं। ये धातु अधातु दोनों को प्रदर्शित, दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। आगे आ गया, आगे है भाई, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं। यानी अभी तक जो तत्व हैं भाई 118 मिल चुके हैं, है ना, हमने 118 ही पढ़ा है और अभी भी 118 ही है, अभी तक किसी और तत्व की खोज नहीं हुई है। ठीक है, 10 साल पहले भी लगभग हमने इतने ही पढ़े थे, और 10 साल से भी ज़्यादा, है ना, और अभी भी हम 118 ही पढ़ रहे। इनमें से 92 माने 92 तत्व प्रकृति में स्वतंत्र माने प्रकृति से मिलते हैं, प्राकृतिक है 92। ठीक है, और शेष बचे माने 118 में से 92 कम कर दो तो 8 और 26 तत्व कितने होंगे, 26 जो तत्व हैं, 36 है ना, 26 नहीं 36, 36। यहाँ तो 6 तो ये बच गया, और 11 में से हाँ 2 ही तो है। ठीक है, 26। ठीक है, 26 जो 26 है, वो जो तत्व है वो आपके कौन से हैं, मानी लैब में बनाए गए हैं। 11 तत्व कमरे के, अधिकतर तत्व ठोस हैं, इनमें से अधिकतर तत्व क्या है, ठोस। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस में रहते हैं, 11 तत्व रूम टेम्परेचर पर क्या रहते हैं, गैस रूप में रहते हैं। और 2 तत्व मानी पारा और ब्रोमीन, पारा और ब्रोमीन कमरे के ताप पर भी द्रव में रहते हैं। किस में रहते हैं, द्रव में। ये तो किस में रहते हैं, गैस रहते हैं, 11 तो गैस में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर। और 2 तत्व हैं पारा और ब्रोमीन, पारा पारा जिसे Hg कहते हैं, ठीक है, और ब्रोमीन ये क्या रहते हैं, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहते हैं। आगे आ गया गैलियम और सीजियम।
गैलियम और सीजियम ऐसे जो दो तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर 300 303 केल्विन से कुछ अधिक ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। कहने का मतलब है, अगर इन्हें हथेली हथेली पर रख लिया जाए ना, केल्विन को और सीजियम को, तो ये पिघल जाते हैं। अब 300, इसका केल्विन को उसमें बदल के देखो, है ना, तो 303 जो केल्विन है, क्या है, केल्विन, इसको यदि हम किस में बदलें, डिग्री सेल्सियस में बदलें, सेल्सियस में बदलें, तो कितना हो जाएगा, माने इसमें से 273 कम कर दो, कितना कम कर दो, 273, तो यहाँ 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 3 बचेगा। ठीक है, तो 30 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर, ये जो है आपका, माने रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 27 डिग्री बोलते हैं रूम टेम्परेचर लगभग, तो 30 डिग्री हो गया, इस पर क्या रहते हैं, ये द्रव अवस्था में रहते हैं। ठीक है ना, किस अवस्था में रहते हैं, द्रव अवस्था में। गैलियम और सीजियम हाथ पे ही पिघल जाता है बेचारा, है ना, क्या पर पिघल जाता है, हाथ पे ही पिघल जाता है। क्या आप लोग समझे, अरे बबुआ समझे ना। हम्म। अब आप मुझे बताएंगे कि भाई सोना को, सोना का जो लैटिन नाम है क्या है, सोना का लैटिन नाम है वो क्या है। सोना का लैटिन नाम क्या है, ठीक है ना, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। पहला है यौगिक, आ गया अपना, ठीक है, तत्व हमने पढ़ा है, ठीक है, तत्व। अब यौगिक क्या है, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड, क्या कहते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों को मिला दे तो यौगिक बन जाता है। क्या बन जाता है, यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने पर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, यौगिक। ठीक है, चलते हैं, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, यौगिक पाते हैं, यौगिक। क्या पाते हैं, यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्वों का वो मिलाते हैं तो यौगिक बन जाता है। अब देखो जरा इधर, ना रे ना ना, अरे बड़ा हो जा बबुआ, यहाँ कहीं बैठी हुई है। एक तो यार ये मक्खी है ना, मैं कभी कभी लगता है इसको मार ही दूंगा। आ गई, हाँ हाँ, छोड़ दिया मैंने। ठीक है, ये पकड़ ली मैंने। परंतु देखो, अपने पास क्या है, कक्षा को दो समूह में विभक्त करें और दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर और एक चीनी मिट्टी की प्याली में दे दें। ठीक है, 50 ग्राम तो दे दे लोहे का चूर्ण दे दें और 3 ग्राम सल्फर दे दें, किसकी, चीनी मिट्टी की कटोरी के अंदर। ठीक है, अब लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं, दोनों को। एक समूह मिलाएगा, दूसरा क्या करेगा, लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं और मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। अब दोनों में क्या आया, प्राप्त सामग्री को चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं, जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की तरह आकर्षित, चुंबक की तरफ आकर्षित होती है। दोनों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाई सल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह से मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे आ, भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मानी H2SO4, तनु का मतलब होता है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो, जिसकी कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत, H2SO4, ठीक है, H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक एसिड। तनु का मतलब होता है पतला, पतला, ठीक है, मतलब गाढ़ा नहीं, नॉट कंसंट्रेटेड, नॉट हाई कंसंट्रेटेड, ठीक है, लो कंसंट्रेटेड, उसे पतला कहते हैं, तनु कहते हैं। हाई कंसंट्रेटेड बोले तो 99.99% प्योर पदार्थ होता है, हाई कंसंट्रेशन वाला।
अगर उसकी कंसंट्रेशन डाउन है, क्या है उसकी कंसंट्रेशन डाउन है, बहुत डाउन है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई पदार्थ था 90.99% प्योर था, उसके अंदर से हमने थोड़ा सा 10 ml ले लिया H2SO4 और बहुत मानी 10 ml जल के ना 10 लीटर जल में मिला दिया। अब हम क्या कहेंगे, दैट इज क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, उसमें जल है, डिस्टिल वाटर है, परंतु उसमें हमने 10 ml उसमें डाला है क्या, H2SO4। H2SO4 के उसमें गुण हैं, हाथ पे डालेगा तो जलाएगा, परंतु बहुत तेज मात्रा में नहीं, बहुत धीरे धीरे, बिकॉज इसकी कंसंट्रेशन लो है, पतला है कहने का मतलब। हेलो भाई, ये सब जो एक्सपेरिमेंट होंगे अध्यापक की उपस्थिति में ही होंगे, बिकॉज एसिड जला सकता है अगर किसी पे गिर गया तो, ठीक है, जला सकता नहीं, जला ही देगा है ना, जला सकता नहीं, जला ही देगा। हाँ, समझे बाबू, बाबू समझे नहीं समझे। अब इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं, अवलोकन को नोट करें, उत्तर दें। क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में समान थी? बिल्कुल एक जैसी दिख रही थी। इस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान थे, बताओ। क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने HCl बोलते हैं इसे, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? आगे देखेंगे। समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है, यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। हाइड्रोजन गैस में तो रंग न तो रंग होता है न गंध होती है, ठीक है, रंगहीन और गंधहीन होती है और ज्वलनशील होती है। इसकी इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में न करें, बाहर करें, आग लग सकती है। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फर डाई है, हाइड्रोजन सॉरी सल्फाइड, हाइड्रोजन क्या है, सल्फाइड। यह है रंगहीन गैस है, रंगहीन, रंग तो नहीं है परंतु गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है, माने सल्फर डाई ऑक्साइड की जो गैस है, सल्फर डाई ऑक्साइड, सूत्र क्या है इसका, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। खुशबू आती है सड़े हुए अंडे की तरह। अंडा लीजिए, फोड़ के रख दीजिए, 3 दिन बाद देखिए और उसकी स्मेल सूंघ के देखिए, आप पास ही नहीं जाओगे, 1 किलोमीटर दूर भाग जाओगे, ऐसी बदबू आती है सड़े हुए अंडे की। ठीक है, ओहो माय गॉडम, सड़े हुए अंडे जैसी होती है। आपने पाया कि दोनों समूह द्वारा प्राप्त पदार्थ विभिन्न गुणों को दर्शाते हैं, यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, स्टार्टिंग में जो दिए गए थे उनको, वो पदार्थ बिल्कुल सेम सेम थे, फोटोकॉपी फोटोकॉपी थे। क्या थे, फोटोकॉपी फोटोकॉपी थे। गुण विभिन्न गुणों को दर्शाते हैं, यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे। समूह फर्स्ट की प्रक्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह सेकंड की प्रक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हुआ। बिल्कुल, स्टार्टिंग में जब पदार्थ लिया था, नहीं तो उसमें गंध आ रही थी, नहीं उसमें सुगंध आ रही थी, नहीं उसमें कुछ कुछ रंग था, लेकिन जब दोनों ने अलग अलग प्रक्रिया की तो एक में केवल भौतिक परिवर्तन हुआ और दूसरे में रासायनिक परिवर्तन हुआ। उसमें जो बास है वो अंडे जैसी आई, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है, दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है, गुण में कोई प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है, समूह सेकंड द्वारा प्राप्त जो सामग्री है यौगिक है। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे यौगिक और मिश्रण का, इसका यौगिक और मिश्रण का क्या डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। आए बाबुआ, ठीक है। तो मिश्रण और यौगिक, मिश्रण क्या है, तत्व या यौगिक
केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता। मानी जो मिश्रण होता है वो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है भाई, यौगिक में नए पदार्थ बनता है, माने तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्रिया होती है, यहाँ पे क्रिया होती है, यहाँ पे क्रिया नहीं होती है। पदार्थ में वही गुण होते हैं, केवल मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, इसका जो संगठन है, इसका जो रेशियो है वो परिवर्तनीय होता है, जबकि यौगिक का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, फिक्स रेशियो होता है, फिक्स अनुपात होता है। ठीक है, नए पदार्थों का संगठन सदैव स्थायी होता है। ठीक है, इनका जो संगठन है, रेशियो है, अनुपात है, फिक्स रहता है, पर्टिकुलर रहता है। इट कांट बी चेंज, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण में जो भी पदार्थ लिया जाता है उसी के गुणधर्म होते हैं। मेटल है तो मेटल रहेगा, जैसी स्मेल आ रही है वैसी रहेगी, जैसी उसमें गैस है वैसी रहेगी। जबकि यौगिक के अंदर जब दो तत्वों को मिलाया जाता है, आपस में दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है, उनके बीच में रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के बाद बिल्कुल जो मेन जो पदार्थ होते हैं ना, उनके विपरीत, उनके या बिल्कुल अलग प्रकार के उसमें गुण उत्पन्न हो जाते हैं, रासायनिक गुण। कौन से? रासायनिक, माने नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरीके से भिन्न होते हैं। पूरी तरीके से क्या होते हैं? भिन्न। ठीक है ना, सेम नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं भाई? सेम सेम नहीं होते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मानी जो हमने इसमें तत्व मिलाए थे, पदार्थ मिलाए थे, उनको हम बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं आसानी से। इसमें इसमें कर सकते हैं जो अपने मिश्रण है, परंतु यौगिक के अंदर अलग नहीं कर सकते। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल किसके द्वारा? रासायनिक या फिर वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया करके, प्रक्रिया करके ही, क्रिया विधि करके ही अलग किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, हलवा नहीं है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न था। यौगिक संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान होती है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब अपने पास आरेख आ गया। लो, पदार्थ तीन प्रकार का होता है। पदार्थ तीन प्रकार की अवस्थाओं में रह सकता है। वैसे पांच होती है होने को तो, लेकिन अपने यहाँ तीन ही दे रखा था, अपने क्या करते? तीन ही पढ़ा देंगे। अपना क्या जा रहा है? ठीक है ना, अपना क्या जा रहा है भाई? ठीक है, जबकि पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? पांच, है ना? कितनी होती है भाई? पांचम पांच होती है। अब देखो कौन सा है। पदार्थ जो है ठोस, द्रव और गैस होता है। पदार्थ की कितनी स्थितियां हैं? तीन, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की कितनी स्थितियां हैं? ठोस, द्रव और गैस होती हैं। शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो कि केवल एक ही तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम शुद्ध पदार्थ, शुद्ध, प्योर, 100% प्योर। ठीक है, तत्व। अब इसमें दो प्रकार के हो गए, तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। अब तत्व जो अकेले पर्टिकुलर एक तत्व से मिलकर बना होता है, वही एक तत्व ही होता है उसमें। ठीक है, माने सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता है तत्व को। और उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन का पारा, ये एक क्या है? पर्टिकुलर तत्व है। इनमें किसी और के गुण नहीं होते हैं। जबकि यौगिक में क्या है? तत्वों से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक तत्वों का एक पर्टिकुलर रेशियो, पर्टिकुलर अनुपात, एक विशेष अनुपात से अगर कोई पदार्थ बनता है, दैट इज कॉल्ड यौगिक, कंपाउंड। नियत संघटक, बोला नियत संघटन, पर्टिकुलर रेशियो।
रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक। इनका पर्टिकुलर रेशियो होता है मेरे भाई। क्या होता है? रेशियो। जैसे जल का H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मीथेन का CH4, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4। चीनी का, चीनी होती है C6H12O6। ग्लूकोज है ना? हाँ, ग्लूकोज चीनी शर्करा एक ही बात है ना? ये गलत है? शायद यही होना चाहिए। नमक का क्या होता है? NaCl। हो सकता है भाई कन्फ्यूजन है, ये हो सकता, गलत हो सकता है। ये हो सकता है C22H। ठीक है, देख लेना आप लोग क्या है जो। आगे क्या होगा? मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। हमने पढ़ा है इसी चैप्टर के अंदर। समांगी मिश्रण और क्या होता है? विषमोंगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो कि विलयन के अंदर या विलय के अंदर, ऐसे पदार्थ जो विलयन के अंदर अच्छे से, सॉरी, विलायक के अंदर अच्छे से घुल जाए, जिसके प्रत्येक कण का व्यास 1 नैनोमीटर से कम हो और अलग करने पर अलग नहीं हो, छानने पर भी अलग नहीं हो, थोड़ी देर रखते हैं तो नीचे भी नहीं बैठे, वो होते हैं आपके क्षमांगी। कौन से होते हैं? क्षमांगी। एक होता है विषमांगी। ठीक है, माने इसमें एक ही, समांगी में एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, समान संगठन होता है, चेंज नहीं होता है। माने उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल और अल्कोहल आदि। दारू पीता है कोई व्यक्ति तो उसमें पर्टिकुलर, भाई ना ना, थोड़ा थोड़ा पानी में डाल यार, गले को पकड़ेगी। ठीक है ना, पीने वाले को स्वाद पता है। आगे ले तो मैं भी पीता हूँ क्या? नहीं। खांसी जुकाम होती तब ले लिया करो कभी कभी, पर्टिकुलर मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना? क्योंकि काफ़ी सारी जो, हाँ, दवाइयाँ आती है खांसी की, उनमें ये अल्कोहल आती है। ठीक है ना? पहले आती थी कौन सी? मिथेन। नहीं नहीं, क्या बोलते हैं? मैथेन। क्या? दिमाग से निकल गया। मीथेन। मीथेन है क्या? दिमाग ही निकल गया उसका नाम क्या है। ठीक है ना? तो आती थी, अभी भी आती है, लेकिन उसका अपोजिट आती है। उदाहरण के लिए बालू और नमक, चीनी और नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। ये विषमांगी, आपस में कभी नहीं घुल सकते। ऐसे पदार्थ जो कभी घुल नहीं सकते हैं, विषमांगी होते हैं, या फिर कंटेंट जिनको अलग अलग कर लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर बिल्कुल खत्म। ठीक है, ये कुछ एक इसके पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो कि हमने देखे हैं, है ना, उसके अंदर पढ़े हैं, वो सारे के सारे। बाकी यहाँ पर क्या है, आपके सवाल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, है ना, जो कि बुक के हैं। किसके हैं? बुक के हैं, है ना? तो आप लोग थोड़ा सा इनमें सीख लें। आगे जो चैप्टर रहेगा अपना परमाणु और अणु रहेगा। हमने तत्व सीख लिया है, आप 1 से लेकर 30 तत्वों को पढ़ सकते हैं, है ना, और अच्छे से बना ले, सीख ले उनको, जो कि 10वीं क्लास में आएंगे, है ना? जो तत्व है 10वीं क्लास, यहाँ पर भी परमाणु और अणु के अंदर देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, परमाणु और अणु के बारे में। मैं समझता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप हमें सजेस्ट कीजिए कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, हम उसे इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि सीखना ही ज़िंदगी का नाम है। हम भी सीख रहे हैं और आपको सिखा भी रहे हैं। हो सकता है हम आपसे कुछ सीख लें। ठीक है ना? तो सीखने सिखाने का ये दौर चलता रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। ठीक है, तब तक चलता रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, साथ ही साथ अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें, और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले हमारे न्यू वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।